गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहचारी अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय आय में किन मदों को शामिल किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आय में किन किन मदों को शामिल किया जाए, किस मद को शामिल नहीं किया जाए, इसमें प्राय बहुत कंफ्यूजन रहता है। एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्टर है, उसने अपना हॉस्पिटल खोला हुआ है, वहां एक नर्स काम करती है, वो डॉक्टर की हेल्प करती है और बदले में वो उसको 15,000 रुपए सैलरी देता है, तो उस नर्स की सेवाएं राष्ट्रीय आय में शामिल की जाएगी। पर दूसरी परिस्थिति में वही डॉक्टर उसी नर्स से शादी कर लेता है, अब भी वो क्लिनिक के सारे कार्य करती है पहले की तरह ही, तो दोबारा में उसकी जो आय है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाएगी, क्योंकि अब ये माना जाता है कि वो पत्नी के कर्तव्य के वशीभूत होकर कार्य कर रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति के यहाँ एक मेड सर्वेंट रखी हुई है, वो झाड़ू करती है, पोछा करती है, बर्तन करती है, कपड़े प्रेस करती है, खाना बनाती है, सारे घर के वह कार्य करती है, तो उसको 5,000 रुपए पगार दी जाती है, तो वह राष्ट्रीय आय के अंदर जोड़ी जाएगी। पर अगर व्यक्ति वह उसी नौकरानी से शादी कर लेता है, अब भी वो झाड़ू करती है, पोछा करती है, बर्तन करती है, खाना बनाती है, प्रेस करती है, कपड़े, सभी प्रकार के वो काम पहले जो कर रही थी वो अभी भी वैसे के वैसे ही काम कर रही है, पर अब दोबारा स्थिति में उसकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह माना जाएगा कि वह अपने पत्नी के कर्तव्य के वशीभूत होकर या लव और अफेक्शन की वजह से वह कार्य कर रही है। इस वजह से ये जानना बहुत ही जरूरी है कि राष्ट्रीय आय में किस मद को शामिल किया जाए और किस मद को शामिल नहीं किया जाए। तो हम यहाँ इसी चीज का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज है कि स्वयं के उपभोग के लिए रखी गई वस्तु को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना है या नहीं। एक किसान के यहाँ 50 बोरी गेहूं का उत्पादन हुआ, उस 50 बोरी गेहूं के उत्पादन में से वह 45 बोरी मार्केट में बेच देता है, 5 बोरी में खुद के लिए रख लेता है, जिसमें कुछ भाग वो अपने खाने के लिए रखता है, कुछ भाग आगामी बीज के लिए रखता है। तो उस प्रोडक्शन को राष्ट्रीय आय में शामिल करना है या नहीं करना है, ये कंफ्यूजन रहता है। तो किसान ने खुद के उपभोग के लिए जो भी गेहूं रखा है, चावल रखा है, इसके अलावा मूंग रखे हैं, उड़द रखे हैं, जो भी उसके पास प्रोडक्शन हुआ, उसका जो भी भाग उसने खुद के लिए रखा है, चूंकि वह उत्पादन हुआ है, इसलिए उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार से प्राय ये होता है कि पुरानी वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। पर अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने मकान बेचा या एक व्यक्ति ने कार बेची और वो उसको दलाल के थ्रू बेची है, उसके बदले में मकान बेचने में दलाल को 70,000 रुपए का कमीशन प्राप्त हुआ है, तो वह कमीशन के रूप में जो दलाल को इनकम प्राप्त हो रही है उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा, क्योंकि वह उस दलाल की उत्पादक गतिविधि मानी जाएगी। बाकी जितनी भी पुरानी वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय है वह राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा। पर उसमें अगर कहीं दलाली लगती है और दलाल के द्वारा दलाली ली जाती है उसके क्रय विक्रय में, तो वह राष्ट्रीय आय के अंदर जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सरकार के द्वारा कई प्रकार की फ्री सेवाएं हमको दी जाती है। उदाहरण के लिए हमारी कॉलोनी में सरकार के द्वारा गार्डन बना के दे दिया गया, या फ्री दवाइयां वितरित की जा रही है, सरकार के द्वारा रोड लाइट लगाई जा रही है, रोड बनाए जा रहे हैं, पेयजल की सुविधा फ्री दी जा रही है। तो जितनी भी फ्री सेवाएं हैं वह राष्ट्रीय आय में जुड़ेगी, क्योंकि वह उत्पादक गतिविधि है। गार्डन बनाना, सड़क बनाना, बांध बनाना, रोड लाइट लगाना, सभी प्रकार की जो चीजें हैं वो उत्पादक गतिविधि है, इसके लिए राष्ट्रीय आय के अंदर वह जोड़ी जाएगी। तो जितने भी फ्री सेवाएं हैं वो राष्ट्रीय आय में जुड़ती है। इसके अलावा वेतन के रूप में जो आय प्राप्त हो रही है, मजदूरी के रूप में प्राप्त हो रही है, लाभ के रूप में प्राप्त हो रही है, किराया के रूप में हो रही है, रॉयल्टी के रूप में हो रही है, लाभांश के रूप में हो रही है, वह सभी प्रकार की जो इनकम है वो राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाएगी, क्योंकि ये सारी की सारी उत्पादक गतिविधि है। एक कंफ्यूजन ये भी होता है कि एक मकान मालिक खुद के मकान में खुद ही रह रहा है, तो उसकी आय को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाए या नहीं जाए। यहाँ ये क्लियर करना जरूरी है कि खुद के मकान का अनुमानित किराया राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। इसका कारण है कि ए और बी अपने अपने मकान में रह रहे हैं, तो इनका जो मकान का किराया अगर हम नहीं जोड़े, अब नई परिस्थिति में ए रहने लग जाए बी के मकान में, बी रहने लग जाए ए के मकान में, तो दोनों एक दूसरे के किराएदार हो गए, तो वहां पर राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे यहाँ पहले से ही सैद्धांतिक रूप से ये माना गया है कि खुद के स्वयं के उपभोग के लिए जो मकान व्यक्ति ने रखा है
उसका अनुमानित किराया ये मानते हुए कि इसी मकान को मैं कहीं और लूं तो मुझे कितना किराया प्राप्त हो सकता है, या इस मकान को मैं नहीं रहकर किसी और को किराए पे दूं तो कितना किराया प्राप्त हो सकता है, उतना अनुमानित किराया राष्ट्रीय आय के अंदर जोड़ता है। एक और कंफ्यूजन आता है कि सेवानिवृत्त व्यक्तियों की पेंशन को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाए या नहीं जाए। देखिए, सामान्य रूप से जो भी पेंशन है उसको हस्तांतरण भुगतान माना जाता है। जैसे वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन मिलती है, विधवाओं को जो सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है, या बच्चों को जो छात्रवृत्ति के रूप में सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है, वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती है, क्योंकि ये मानते हैं कि उसके बदले में उन्होंने कोई काम नहीं किया है, सरकार के द्वारा केवल उनको हस्तांतरण भुगतान दिया गया है। इसी प्रकार से इसलिए कंफ्यूजन होता है कि सेवानिवृत्त जो सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो केंद्र सरकार का कर्मचारी है, चाहे राज्य सरकार का कर्मचारी है, उसको जो पेंशन मिलती है वो राष्ट्रीय आय में शामिल की जाए या नहीं की जाए। तो यहाँ ये क्लियर करना जरूरी है कि सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है उनको जो पेंशन मिलती है वो उन्होंने पूर्व में जो काम किया था उसके बेनिफिट के रूप में मिलती है, इसलिए रिटायरमेंट जो पेंशन है उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। अदर जो ट्रांसफर पेमेंट है उसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ कई बार कंफ्यूजन होता है कि सेना और सुरक्षा सेवा जो है इनमें उत्पादन कुछ नहीं होता है। सैनिक की या पुलिस की व्यवस्था है, सेना की व्यवस्था है, ये कुछ ये मानते हैं कि ये उत्पादक गतिविधि नहीं है, पर चूंकि ये अंतिम सेवाएं हैं इसलिए सेना और सुरक्षा पर जो भी व्यय किया जाता है उसको राष्ट्रीय आय के अंदर जोड़ा जाता है, ये मानते हुए कि अंतिम सेवाएं हैं। अगर सेना बॉर्डर के बजाय कहीं बीच में कहीं काम कर रही है, मान लीजिए कहीं शांति व्यवस्था को स्थापित करने में काम कर रही है, तो भी वह राष्ट्रीय आय, तो अगर वो मध्यवर्ती सेवा के रूप में है तो राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा, पर अगर अंतिम सेवा के रूप में है तो राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। इसलिए सामान्य रूप से कंफ्यूजन नहीं रखना है, सेना और सैनिक और सुरक्षा सेवाएं सारी की सारी राष्ट्रीय आय के अंदर जोड़नी है। इसी प्रकार से ये भी माना जाता, कई बार होता है अभिनेता का इनकम है, गायक कलाकार अपने परफॉर्मेंस देता है, एक अच्छी बेस्ट डांसर है वो डांस करती है, एक अच्छा कथावाचक है वो कथा करता है बदले में रुपया प्राप्त करता है, जो डांसर है वो बदले में रुपया प्राप्त करती है, तो उन सबकी इनकम वो भी इनकम को राष्ट्रीय आय के अंदर जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से भविष्य निधि जो होती है उसमें कुछ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का होता है और कुछ एम्प्लॉयर का होता है, यानी श्रमिक है उसकी इनकम में से 10% काटा गया भविष्य निधि कोष में और 10% ही मालिक के द्वारा मिलाया गया। तो मालिक के द्वारा जो 10% मिलाया जाता है वो भी राष्ट्रीय आय के अंदर जोड़ा जाएगा, क्योंकि उस श्रमिक की उत्पादक गतिविधि की वजह से ही मालिक दे रहा है। श्रमिक घर बैठा रहे तो मालिक थोड़ी देगा 10%, वो इसीलिए दे रहा है कि श्रमिक उत्पादक गतिविधि कर रहा है, और चूंकि ये उत्पादक गतिविधि का पार्ट है इसलिए ये भी राष्ट्रीय आय के अंदर जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से कुछ लोग खुद का व्यवसाय खुद करते हैं, जैसे किसी ने किराना की दुकान खोल रखी है, किसी ने डेयरी खोल रखी है, किसी ने पान की दुकान खोल रखी है, किसी ने ऑटोमोबाइल शॉप खोल रखी है, तो इनके द्वारा जो इनकम होती है वो इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मानी जाती है, और वो चूंकि आय है इसलिए राष्ट्रीय आय के अंदर जोड़ी जाती है, क्योंकि वह सब लोग भी उत्पादक गतिविधि करके ही कमाई करते हैं, और जो भी उत्पादक गतिविधि होगी वो राष्ट्रीय आय के अंदर जोड़ी जाएगी। इसी प्रकार से कच्चे माल में जो परिवर्तन होता है, मान लीजिए एक सीमेंट फैक्ट्री है, उस सीमेंट फैक्ट्री के पास पहले 50 मेट्रिक टन कच्चा माल था और अभी 60 मेट्रिक टन कच्चा माल हो जाता है, तो 10 मेट्रिक टन कच्चा माल जो इसका बढ़ा है, उस कच्चे माल में जो परिवर्तन हुआ, देखिए 50 पिछले साल का उसके पास पड़ा है, वो राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा। 10 अभी 60 हो गया, यानी 10 मेट्रिक टन एक्स्ट्रा कच्चे माल का प्रोडक्शन हुआ है, इसलिए कच्चे माल की जो सूची में परिवर्तन होता है उसको भी राष्ट्रीय आय के अंदर जोड़ा जाता है। इसी प्रकार से एक चीज होती है कि विदेशों से जो तकनीशियन आते हैं, डॉक्टर आते हैं, उनकी इनकम को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। चूंकि वो विदेशी तकनीशियन आए हैं या डॉक्टर्स आए हैं, वो इनकम प्राप्त कर रहे हैं और इनकम को लेकर अपने देश में लेके जा रहे हैं, तो अगर उनकी नागरिकता भारत की उन्होंने नागरिकता नहीं ली हुई है तो उनकी इनकम को हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे। पर अगर विदेशियों ने भारत की नागरिकता ली हुई है, बहुत सारे नेपालियों ने भारत की नागरिकता ले ली है, तो उनकी इनकम को भारतीय नागरिक मानते हुए उनकी इनकम को जोड़ा जाएगा, चाहे वह विदेशी है। इसी प्रकार से कुछ भारतीय बैंक हैं जिन्होंने विदेशों में शाखा खोल रखी है। आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है,
यूनियन बैंक है, इन्होंने विदेशों में भी शाखा खोल रखी है और वहां से वह बैंकिंग गतिविधियां प्राप्त करके इनकम प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। तो उनके द्वारा जो भी विदेशों में कमाई गई आय है, चूंकि उसका मूल जो है बैंक का पार्ट इंडिया में है और वो जो इनकम है वो इंडिया में आनी है, इस वजह से भारतीय बैंक या भारतीय कंपनियां विदेशों में जो कमा कर लाती है वो हमारे राष्ट्रीय आय का हिस्सा माना जाता है। इसी प्रकार से भारत ने अपने दूतावास खोल रखे हैं, पाकिस्तान में, अमेरिका में, चाइना में, सभी देशों में भारत में अपने दूतावास खोल रखे हैं और वहां अपने एम्प्लॉय को वहां रखा हुआ है। तो उन एम्प्लॉय की इनकम को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा या नहीं जाएगा, इसके बारे में भी कई बार कंफ्यूजन पैदा होता है। तो हमारे जितने भी भारतीय दूतावास है, वो चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, और उसमें जो भी हमारे काम कर रहे हैं कर्मचारी, उन सबकी इनकम को भारत की राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा, क्योंकि इन सभी लोगों का इंटरेस्ट किस में है, इंडिया में है। इसी प्रकार से बहुत सारे आप विदेशी दूतावास जो है, आप दिल्ली जाएंगे तो जगह जगह एम्बेसी हाउसेज है जो कि किराए के मकानों में चल रहे हैं। तो मान लीजिए अमेरिका का एम्बेसी हाउस है, 5 लाख रुपए किराए में ले रखा है, तो उस दूतावास का जो किराया है, चूंकि उस मकान का मालिक इंडियन है और उसको इनकम प्राप्त हो रही है, तो जितने भी विदेशी दूतावास जो इंडिया में हैं, वो जो मकान किराए का भुगतान करते हैं, उनकी इनकम को राष्ट्रीय आय के अंदर जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से विदेशों से जो शुद्ध साधनगत आय होती है, यानी हमारे जो मजदूर है, हमारे डॉक्टर है, इंजीनियर है, विदेशों से जो कुछ कमा कर लाते हैं, वह भी राष्ट्रीय आय के अंदर जोड़ा जाता है। इस प्रकार से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। इसका आज हमने अध्ययन करा। अब अगले वीडियो में हम कौन कौन सी मदों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।